नमस्कार साथियों। आज हम दैनिक जागरण के जो 20 नवंबर के न्यूज को कवर करेंगे। तो साथियों 20 नवंबर के न्यूज में क्या है स्पेशल, हमने दैनिक जागरण को पढ़ने का क्यों अर्ज किया है, स्टार्ट क्यों किया है। तो एक पर्पस है कि इसमें का हमारा जो वोकैब है हिंदी पढ़ने का वो स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ एडिटोरियल में जो भी न्यूज आते हैं से हमारा जो सोचने समझने के बौद्धिक विकास है वो होता है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमारे अंदर आता है। किसी भी सब्जेक्ट को समझने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर आता है न्यूज़पेपर पढ़ने से। ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम गलतियां क्या करते हैं कि हम न्यूज़पेपर को अवॉइड कर देते हैं और हमारी जो मानसिक बौद्धिक जो विकास है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, आजकल के जो क्वेश्चन है मल्टी डायमेंशनल जो मेंस मेंस के अप्रोचेस हैं उसमें हम कवर नहीं कर पाते हैं। उसमें कहीं न कहीं हमारा जो वो सोचने समझने की क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता। केवल बुक रीडिंग एनसीईआरटी से मल्टी डायमेंशनल जो आजकल क्या चल रहा है इस बारे में हमें रूबरू होने के लिए न्यूज़पेपर का सहारा लेना पड़ता है। इसी के मद्देनज़र हमने दैनिक जागरण और द हिंदू दोनों को कवर किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो है हिंदी भी कमज़ोर होती है और इंग्लिश भी। तो जिनका भी हिंदी और इंग्लिश दोनों कमज़ोर हो, ज़रूर इसको फॉलो करें। डेली रूटीन में 2 से 3 घंटा ज़रूर दें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। भारत एक बार फिर अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने का सपना को अ, मिलकर बैठा वो सपने को जो है अधूरा कर छोड़ा। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं के हाथों भारत को करारी हार मिली। तो हेड की पारी से ऑस्ट्रेलिया छठी बार विश्व चैंपियनशिप बनी और धीमी पिच पर पूरी तरह फेल हुई। तो सही है कि कहीं न कहीं कल का पारी जो है बहुत ही अब तक जो 10 पारी इंडिया ने जीती, में लगातार जो है जीत मिली थी और बहुत शानदार जीत मिली। किसी को 300 रन से, 250 रन से, किसी को 10 विकेट से पूरे बेहतरीन जीत मिली थी अब तक की जीत। लेकिन फाइनल में ये जो पारी थी बहुत शर्मनाक पारी थी। अपने तरफ से हालांकि सभी ने बेहतरीन अपना एफर्ट दिया। तो एक जानकारी के तौर पर हमें रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। 1765 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने कोहली। इस टूर्नामेंट में पहली बार है कि जब किसी खिलाड़ी ने 700 से अधिक रन बनाए हैं। और सेकंड जो है इस प्रतियोगिता में जीतने विजेता टीम को कितना मिलता है, तो विजेता टीम को 33 करोड़ रुपए, 33.29 करोड़ रुपए मिलते हैं और उप विजेता जो होते हैं उसको 16.64 करोड़ मिलते हैं। साथ ही साथ जो सेमीफाइनलिस्ट होते हैं वो जो है 6.65 करोड़। तो विजेता हो गया कौन? विजेता हो गया ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत और जो सेमीफाइनलिस्ट से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। दो सेमीफाइनलिस्ट थे और यहाँ पे उप विजेता भारत और जो विजेता है ये ऑस्ट्रेलिया। तो इस बारे में हमें जानकारी पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड हमारा जो न्यूज है साइबर अटैक को लेकर है कि साइबर अटैक क्या होता है। साइबर अटैक किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, कंप्यूटर या किसी मोबाइल में किया गया हमला के इंटरनल पार्ट पर जो उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू किया गया अटैक जो है साइबर अटैक कहलाता है। रक्षा साइबर सुरक्षा मजबूत करने के कदम उठाए बैंक। वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंकों को अपना जो है साइबर सुरक्षा बढ़ाने की दरकार है, बढ़ाने की आवश्यकता है, वित्त मंत्रालय ने कहा।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी डिजिटल संचालन संबंधित प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने को कहा। मंत्रालय ने यूको बैंक की हालिया घटना के मद्देनजर यह निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार बैंकों को सलाह दी गई कि वे अपनी साइबर सुरक्षा की मजबूती से जांच करें और उन्हें मजबूत करने के उपाय करें। सूत्रों ने कहा है कि बैंकों को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और भविष्य में साइबर के खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए। वित्तीय क्षेत्र में बढ़ते डिजिटलीकरण के बीच वित्त मंत्रालय और आरबीआई नियमित अंतराल पर बैंकों को इस बारे में जागरूक करते रहे हैं। पिछले हफ्ते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को यूको बैंक में तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस के माध्यम से कुछ लोगों के खातों में गलत तरीके से 820 करोड़ चले गए थे। आईएमपीएस मंच का संचालन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। आईपीएमसी दो आईएमपीएस जो है दो बैंकों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण वाली प्रणाली है। यूको बैंक ने शेयर बाजार को बताया है कि ने सक्रियता से कदम उठाकर भुगतान पाने वालों के खातों पर रोक लगा दी और 820 करोड़ रुपए में से 650 करोड़ रुपए की वसूली करने में सक्षम रहे हैं। यह गलत ढंग से भेजी गई कुल राशि का करीब 79% है। हालांकि यूको बैंक ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि यह तकनीकी खराबी मानवीय त्रुटि के कारण हुई या हैकिंग के प्रयास के कारण ऐसा हुआ। तो भारत में अगर बात करें एक सप्ताह में अटैक की तो एक महीनों के दौरान जो है 6 महीनों के दौरान भारतीय साइबर स्पेस के औसतन 2127 साइबर घटनाएं सामने आई हैं जो वैश्विक औसत का 1108 से कहीं अधिक है। इस दिशा में समग्र कदम उठाने की जानकारी आई गई है। भारतीय साइबर स्पेस में वैश्विक औसत की तुलना में अधिक साइबर घटनाएं। नायर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक एमयू नायर ने रविवार को कहा कि भारत साइबर स्पेस में वैश्विक औसत की तुलना में साइबर घटनाओं की संख्या लगभग दोगुनी देखी गई है। नायर सिनर्जिया कॉन्क्लेव 2023 में इन Aligning technologies to the future competitiveness conflicts विषय पर एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 महीनों में औसतन लगभग 1.54 अरब अमेरिकी डॉलर के लिए रैनसमवेयर हमला किया गया। 2022 के बाद दोगुना हो गया। उन्होंने कहा कि राशि एक छोटा सा हिस्सा मात्र है क्योंकि इनमें से कई घटनाएं दर्ज हो जाती होती हैं। नायर ने कहा कि भारतीय स्पेस में पहले 6 महीनों के दौरान औसतन 2127 साइबर घटनाएं सामने आई हैं जो वैश्विक औसत 1008 से कहीं अधिक है। साइबर स्पेस पर हमले को रोकने और सीमित करने की देशों के लिए एकजुट होने का समय आ गया है। तो साइबर अटैक हो रहे हैं। साइबर अटैक पूरा एज वी नो कि हम जानते हैं सारा दुनिया जो है कंप्यूटरीकरण हो गया, सारा सिस्टम कंप्यूटरीकरण हो गया में कि पूरा देश का एक सिस्टम जो राजतंत्र, वहाँ के शासन और भी जितने भी फील्ड अगर आप बात करें, जितने भी डायमेंशन होते हैं, सारा जो है कंप्यूटर से ही चलता है। उसकी सुरक्षा एक अहम हो जाता है। खासकर अगर बात करें वित्तीय क्षेत्र की, वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल फाइनेंसीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरफ अवसर भी है, एक तरफ चुनौती भी है। चुनौती का सामना साइबर अटैक, चुनौती का सामना करने के लिए उसको साइबर जो हमले हो रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने की दरकार है ताकि ये क्षेत्र और ये क्षेत्र बना। एक अहम सवाल आज पूछा गया है फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या जो मंत्री होते हैं जेल में रहकर भी मंत्री बना रहा जा सकता? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम सवाल, क्या जेल में बंद व्यक्ति बना रह सकता है मंत्री? सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह सवाल पूछा है कि
सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल फिर पहुंचा है कि क्या गिरफ्तार हुआ जेल में बंद व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है। इस बार मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मंत्री पद से हटाने की मांग का पहुंचा है। मद्रास हाईकोर्ट ने सेंथिल बालाजी को मंत्री पद से हटाने का आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में विस्तृत सुनवाई कर फैसला देता है तो भविष्य के लिए ऐसे मामलों में व्यवस्था तय हो जाएगी और गिरफ्तारी व जेल होने के बावजूद व्यक्ति बिना विभाग का मंत्री बनाए रखने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। सेंथिल बालाजी से पहले महाराष्ट्र में नवाब मलिक और दिल्ली में सत्येंद्र जैन जैसे मामले जेल हो जाने के बावजूद भी काफी दिनों तक उनका मंत्री पद पर बरकरार रखा गया था, जबकि सरकारी कर्मचारियों के मामले में गिरफ्तारी के बाद स्वतः निलंबन का कानूनी प्रावधान। जेल में बंद सेंथिल बालाजी को मंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका में कहा गया कि राज्यपाल सेंथिल बालाजी को बिना विभाग का मंत्री बनाए रखने से सहमत नहीं थे, लेकिन राज्य सरकार ने बालाजी का मंत्रालय उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए मंत्री को आवंटित कर दिया और उन्हें बिना विभाग का मंत्री बना रहने दिया। इसके बाद राज्यपाल ने 29 जून को पत्र जारी कर सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से हटा दिया गया था। राज्यपाल ने ऐसा संविधान के अनुच्छेद 154 और 163 में मिली शक्तियों के तहत किया। याचिका में कहा गया है कि उस दिन देर रात तक राजभवन में एक और पत्र जारी हुआ था जिसमें सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश का फिलहाल टाल दिया जाने की बात कही गई थी। कहा गया था कि गृह मंत्रालय को एडवोकेट जनरल की राय लेने की सलाह दी गई। तो कई याचिका अभी दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि जो जेल में होते हैं वे मंत्री होते हैं, किसी मंत्रालय में काम करते हैं, वे मंत्रालय के मंत्री अगर जेल जाते हैं तो क्या उनका मंत्री बने रहना उचित है या अनुचित, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से अभी सवाल आने बाकी हैं। कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने फैसले में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुशासन गुड गवर्नेंस सिर्फ अच्छे लोगों के हाथ में है, इसमें कोई संदेह नहीं किया क्या अच्छा है क्या बुरा है। अदालत को तय नहीं करना कि कोर्ट हमेशा प्रशासन में अच्छाई संवैधानिक लोकाचार की ओर इंगित करता है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इसे आरक्षित करने को याद दिलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पुराना जस्टिस है, अभी जो दाखिल किया गया है उसमें कहा गया है कि क्या मंत्री बना रहा जा सकता है, जबकि किसी भी कर्मचारी के मामले में अगर वह गिरफ्तार होता है तो ऑटोमेटिक ही वह निलंबित कर दिया जाता है। क्या प्रावधान किसी भी एमपी या एमएलए के या फिर किसी मंत्री के लिए ऐसा होना चाहिए, इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोविड वॉरियर्स को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। सेकेंड आर्टिकल होता है हमारा एडिटोरियल। अलग है धर्म और पंथ मजहब। धर्म पंथ और मजहब अलग कैसे, इस बात को जो हृदय नारायण दीक्षित, रिलीजन पंथ और मजहब अनेक हैं, धर्म एक है, इसलिए सर्वधर्म समभाव वाली अवधारणा उचित की बजाय सर्व पंथ समभाव उचित है। इसमें एक डिस्प्यूट पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि शब्द का सम्यक ज्ञान और प्रयोग अभीष्ट की पूर्ति करता है। शब्द प्रयोग सम्यक न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में रिलीजन यानी पंथ के पर्याय के रूप में धर्म शब्द के प्रयोग पर जनहित याचिका विवरण में है।
याचिका में रिलीजन शब्द के वास्तविक अर्थ का प्रयोग करने और अधार्मिक अभिलेखों आधिकारिक अभिलेखों में इस शब्द को धर्म के पर्याय के रूप में न करने के निर्देश की प्रार्थना है। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के अभिलेखों में की गई सही उल्लेख की मांग की गई है। और धर्म का अर्थ जो है व्यापक है। सबके लिए धर्म अलग अलग होता है, धर्म का अर्थ अलग होता है। सर्वोच्च न्यायपीठ ने धर्म को भारत के लोगों की जीवन शैली बताया था। रिलीजन विश्वास और उपासना पद्धति है और धर्म सर्वव्यापी जीवन शैली। लेकिन रिलीजन मत और मजहब की कोई भी धर्म का पर्याय बताया जा सकता है। सभी पंथ धर्म कहे जा सकते हैं, रिलीजन नहीं। प्रत्येक रिलीजन एक आस्था और विश्वास है, एक ईश्वर, देवदूत और पवित्र पुस्तक। रिलीजन या मजहब की अपरिहार्यता। रिलीजन मजहब को धर्म बताना अनुचित है। रिलीजन का अर्थ पंथ या संप्रदाय। धर्म के निर्वचन में बहुधा कठिनाई आती है। किसी रिलीजन या मजबूत मजहब के विश्वास को अपना परिचय देने में सुविधा है। ईसाई से पूछताछ की जाए कि ईसाई क्यों है, तो संभवतः उत्तर मिलेगा कि वह प्रोफेट था, एक ईश्वर और एक पवित्र पुस्तक बाइबल का अनुयायी है। ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में इस्लाम अनुयायी कहेगा कि वह जो ईश्वर, पैगंबर, एक पवित्र कुरान का पर विश्वास करता है। धर्म के अनुयायी के पास इतना सीधा उत्तर नहीं है। सनातन धर्म सीधा उत्तर नहीं दे सकता। के उत्तर में एक पवित्र पुस्तक नहीं है, एक ईश्वर के साथ अनेक देवता, सैकड़ों सैकड़ों धार्मिक ग्रंथ है। धर्म को मानने वाले देवता हैं, लेकिन सत्य एक। तो धर्म, पंथ और जाति अलग